कहानी एक छोटे सी गांव की है जहां सभी लोग बहुत ही खुशी से रहते थे कि तभी एक दिन गांव में हल्ला मचा कि गांव में बिना सिर का एक लाश मिली है। पूरे गांव वाले उस लाश को देखने के लिए गए। उसे देखने के बाद पता चला कि गांव के ही किसी व्यक्ति का वो लाश था। पूरे गांव में इस बात से दहशत फैल गई और अब तो हर दिन किसी न किसी का बिना सिर वाला लाश मिलने लगा। गांव के लोग बहुत ही डर गए और अब पूरे गांव दहशत में रहने लगा। फिर सभी ने सोच विचार की और आपस में बातें की और कहे, अब तो हमें सरपंच साहब के पास ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन किसी न किसी की लाश मिल रही है। पता नहीं ये कौन कर रहा है। इसका कोई ना कोई सलूशन तो निकालना ही पड़ेगा, वरना पता चलेगा कि गांव ऐसे ही समाप्त हो गया। फिर सभी गांव वाले सरपंच साहब के पास जाते हैं और जाकर उनको सारी बातें बताते हैं। अरे सरपंच साहब, अब इस गांव में रहना तो मुश्किल हो गया है। पता नहीं गांव को किसकी नज़र में लग गई है। आए दिन किसी न किसी का बिना सिर का लाश मिलता है। पता नहीं कौन इन सब की हत्या कर रहा है। सरपंच साहब ये बात सुन के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर कहते हैं, ऐसा है, ठीक है, आज रात सभी एक जगह इकट्ठा होंगे और देखते हैं कि ये सब कौन कर रहा है। और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और रात होते ही सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। धीरे धीरे रात बीतने लगती है और जैसे ही रात का 12 बजते हैं कि एक बहुत ही भयानक चेहरे वाली औरत हाथ में गुब्बारे लिए आ रही होती है। गांव के सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि जितने लोग मरे थे उन सबका सिर का गुब्बारा बना के वो औरत घूम रही थी और बोल रही थी, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, सुंदर सुंदर गुब्बारे, आओ गुब्बारे ले लो गुब्बारे। गांव वाले उस औरत को पीछा करने लगते हैं और उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर जाते हैं कि वो औरत गायब हो जाती है। सभी गांव वाले उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सरपंच साहब सभी गांव वालों से कहते हैं, सभी गांव वालों से मेरा अनुरोध है कि जब तक ये चुड़ैल पकड़ी नहीं जाती, कोई भी अकेले रात को घर से बाहर नहीं आएगा, कहीं नहीं जाएगा। और सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले सरपंच साहब के साथ तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और तांत्रिक बाबा से सारी बातें बताते हैं और कहते हैं, अरे तांत्रिक बाबा, अब आप ही एक हमारा सहारा हो, बचा लो हमारे गांव को बर्बाद होने से। पता नहीं एक चुड़ैल है, वो आए दिन किसी ना किसी का सिर काट के ले जाती है और लाश को गांव में ही छोड़ जाती है, और इसके दहशत से पूरे गांव वाले सहम गए हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है, तो आज रात हम सभी गांव वाले मिलते हैं और देखते हैं वो चुड़ैल कब आती है और उसे हम पकड़ लेंगे। और सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा के साथ रात को गांव में आते हैं। फिर वापस जैसे ही रात का 12 बजता है, वापस वो चुड़ैल हाथों में सभी मरे हुए आदमी का गुब्बारा बनाकर आती है। तभी तांत्रिक बाबा उसे देखकर रोकते हैं, अरे ओ चुड़ैल, रुक जा, तो इन सभी लोगों को क्यों मार रही है? पूरे गांव वाले को इतना परेशान क्यों कर रही है? क्या बिगाड़ा है तेरा ये गांव वालों ने? तभी वो चुड़ैल बोलती है, ऐ तांत्रिक, तो मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं अभी तेरे को भी काट के और गुब्बारा बना दूंगी। तू मेरे रास्ते से हट जा तांत्रिक, तू मेरे रास्ते से हट जा। चुड़ैल बाबा की बात नहीं मानती है। तभी तांत्रिक बाबा उसके ऊपर
अपना जादू चलाते हैं और उसे बंधक बना लेते हैं और उसको भस्म कर देते हैं। और इस तरह गांव के लोग उस गुब्बारे वाली चुड़ैल से आज़ाद हो जाते हैं और अब गांव वाले खुशी खुशी वापस रहने लगते हैं। बाय बाय दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी गांव में मीना नाम की एक औरत रहती थी। मीना बहुत ही गरीब थी। मीना के घर में दूसरा कोई नहीं था कमाने वाला। मीना दूसरे के घर में काम करती थी और रोज का अपना दाल रोटी कैसे भी चलाती थी। परंतु मीना खुद का कुछ काम करना चाहती थी। तो मीना को एक बात सूझी। उसने ये सोचा कि क्यों ना वो एक बर्गर का ठेला लगाए। मीना इतना सोचकर बर्गर का ठेले का सारा सामान लाती है और बर्गर का ठेला लगाती है और बोलती है, बर्गर ले लो बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर खाओ बर्गर। मीना का बर्गर देख के पड़ोस के ही 2-4-5 आदमी आते हैं खाने के लिए। मीना से बोलते हैं, अरे तेरे बर्गर कितने के हैं? दिखने में तो अच्छे हैं, क्या स्वाद भी इसका इतना ही अच्छा है क्या? मीना बोलती है, हाँ, इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। मैं गर्मा गर्म बना के अभी आपको खिलाती हूँ। हाँ, अपने सामान का कोई बुराई करता है क्या? अपने सामान को तो सब अच्छा ही बताते हैं। ये तो खाने के बाद पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा। फिर मीना बर्गर बना के सबको देती है। सब बर्गर खाते हैं और खाते ही उसकी बुराइयां करने लगते हैं। छी छी छी, कितना बुरा बर्गर बना रखी है। इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, बिल्कुल तेरे जैसा है। बेस्वाद का बना दे आ जाते हैं, बनाने तो आता नहीं है और ठेला लगा लेते हैं। उनकी बात सुन के मीना को बहुत बुरा लगा और वो बर्गर खा के बिना पैसे दिए चले जाते हैं। मीना सोचने लगती है, मेरे पास तो इतना ही पैसे थे जिसको मैं बर्गर के ठेले में लगा दी। अब तो मेरे पास इतना भी पैसे नहीं है कि मैं खाना भी खा सकूं। ये बात सोचते सोचते मीना अपना ठेला लेकर घर को जा रही थी कि तभी रास्ते में ठेला उसके हाथ से छूट जाता है और मीना गिर के वहीं मर जाती है। मीना मर जाती है और मीना का भूत उसके बगल में खड़ा होकर रोने लगता है और मीना वहीं सोचती है, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं आज इनके कारण ही मरी हूँ। मैं अपने मौत का बदला इन सबसे लेकर ही रहूंगी। मीना इतना बोलकर अपने घर चली जाती है और अपने पुराने रूप में आ जाती है। अगले दिन मीना फिर अपना बर्गर का ठेला लेकर वहाँ आती है और लगाती है। फिर वही आदमी उस दिन भी बर्गर खाने के लिए आते हैं। मीना बोलती है, साहब आज तो बर्गर खा लो। आज तो बर्गर मैंने बहुत स्वादिष्ट बनाया है, खा लो। अगर अच्छा नहीं लगे तो पैसे मत देना। तो सभी बोलते हैं, हाँ भाइयों आओ खा लेते हैं, अच्छा लगे तो पैसा देंगे, नहीं अच्छा लगे तो नहीं देंगे, खुद ही बोल रही है। फिर सभी लोग बर्गर खाने के लिए वहाँ रुक जाते हैं। फिर मीना जो भूत बन चुकी थी वो बर्गर बनाती है और बर्गर में अपने जादू से उसमें कुछ मिला देती है और उनको बर्गर देती है। वो बर्गर लेके खाते हैं। वाओ क्या बात है, तूने तो एक दिन में ही इतना अच्छा बर्गर बनाना सीख गई। बहुत टेस्टी बर्गर हैं तेरे। फिर सभी बर्गर खा के पैसे दे के और जाने लगते हैं। मीना का भूत बहुत खुश हो जाता है और कहती है, इनको लगता था कि
इनको बहुत स्वादिष्ट बर्गर खिलाया है। ये तो इनको घर जाने के बाद ही पता लगेगा कि बर्गर का स्वाद कितना अच्छा था। फिर वो सभी लोग घर जाके जैसे ही सोते हैं वो सब बदसूरत और मोटे हो जाते हैं। और फिर सुबह जैसे उठते हैं उनके घर वाले देख के उनको हंसने लगते हैं और डरावना चेहरा देख के डर जाते हैं। अरे तुम्हें ये क्या हो गया? वो कहते हैं क्या हो गया? फिर वो अपने आप को देखकर सोचने लगते हैं आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिर उनको ये बात धीरे धीरे समझ में आती है, क्योंकि जितने लोग बर्गर खाए थे सबका चेहरा और पेट बहुत बाहर आ गया था। फिर सब बोलते हैं, अरे भाई साहब, लगता है ये उस बर्गर में ही कोई दिक्कत था। फिर उसमें का एक आदमी बोलता है, अरे भाइयों, पास के ही गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे अपने इसको दिखाते हैं शरीर को कि हमें क्या हुआ है। फिर वो सभी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा के पास जाके सारी कहानी बताते हैं। फिर तांत्रिक बाबा कहते हैं, अरे मूर्खो, तुम ये बर्गर जिससे खाए हो ना, वो बर्गर खिलाने वाली एक चुड़ैल है और तुमको वो बर्गर में अपनी जादू करके खिला दिए, जिसके कारण तुम्हारा यह दशा हुआ है, क्योंकि उसकी मौत तुम्हारे कारण हुई थी और वो अब तुमसे अपनी बदला ले रही है। फिर वो सब बोलते हैं, अरे बाबा, आप कुछ तो उपाय निकालो, वरना हम जिंदगी भर ऐसे रहेंगे क्या? हमारे घर वाले तो हमें देखना ही नहीं चाहते हैं। फिर बाबा उन्हें एक भभूति देते हैं और कहते हैं, ये भभूति लेके जाओ और उस चुड़ैल के ऊपर किसी भी तरीके से करके छिड़क देना। तुम्हारे छिड़कते ही तुम सही हो जाओगे और वो जल के भस्म हो जाएगी। फिर वो भभूति लेके वापस अगले दिन बर्गर खाने के लिए जाते हैं। वो बर्गर जैसे देती है वो भभूति उसके ऊपर छिड़क देते हैं और वो जलने लगती है। मेरे साथ छल किए, मेरे साथ पाप हुआ है, मेरे साथ छल हुआ है, इतना बोलते बोलते बेचारी जल जाती है और इस तरह से उसे मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, वरना हम भी ऐसे ही फंस सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। बाय बाय, बाय बाय दोस्तों। बिशंबरपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। उनके परिवार में रामू की छोटी बहन और उसकी माँ थी। रामू बहुत ही होशियार और मेहनती लड़का था। वो अपने परिवार का गुजारा कराने के लिए गांव के गायों को जंगलों में ले जाकर चारा चराया करता था, जिसके बदले गांव वाले उसे कुछ रुपए दे दिया करते थे, जिससे बेचारे के घर का खर्चा चलता था। रामू गायों को ले जाता और चरने के लिए छोड़ देता और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और उस पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी ठंडी हवा लेता। परंतु अगले ही दिन उस पेड़ को कोई लकड़हारा काट रहा था। रामू आकर देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वो रामू उस लकड़हारा से बोलता है, अरे अंकल, इस पेड़ को मत काटो, इस पेड़ पे बहुत ही बड़ा भूत रहता है। इस पेड़ को जो भी काटता है वो उसे मार डालता है। रामू की बात सुनते ही वो लकड़हारा वहां से भाग जाता है। तभी पेड़ से एक चमत्कारी प्रज्वलित आग निकलता है और बोलता है, रामू, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। ये घंटी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जिसकी मदद से तुम दिन में एक बार खाने के लिए कुछ भी मंगा सकते हो। रामू पेड़ की बात सुन के बहुत खुश होता है और घंटी लेकर अपने घर चला आता है। घर आकर अपनी माँ और अपनी छोटी बहन को घंटी की सारी कहानी बताता है। रामू की माँ सुन के थोड़ा आश्चर्यचकित होती है, परंतु बोलती है, अरे वाह बेटा, चलो इसी बहाने अब हमें खाने का चिंता तो नहीं रहेगा।
हाँ माँ, अब हमें खाने का चिंता कुछ भी नहीं करना, हम जो चाहे वो खा सकते हैं। फिर तीनों जादुई घंटी की मदद से खाना मंगाते हैं और बहुत आनंदित होकर खाना खाते हैं। रामू बोलता है, माँ पता नहीं हम कितने दिनों बाद इतने स्वादिष्ट खाना खाए, खाना खा के तो हमें मजा आ गया। रामू की माँ उसकी बात सुन के बहुत खुश होती है। रामू रोज की तरह गायों को चारा खिलाने के लिए जंगल में लेकर चला जाता है और वो रोज के भांति जंगल में गायों को चारा खिलाने के लिए ले जाता है और उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। परंतु इधर उसकी माँ और उसकी छोटी बहन बिना रामू के ही अकेले घंटी से खाना मंगा के खाना खा लेती हैं। और उधर रामू शाम को गायों को चारा खिलाकर वापस घर आता है तो घर उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि घंटी से दिन में एक बार ही कुछ खाने के लिए मंगा सकते थे, जो उसकी माँ और बहन खा चुके थे। रामू बहुत दुखी होता है और बेचारा बिना खाना खाए उस दिन सो जाता है। अगली सुबह रामू जब उठता है तो अपने माँ और बहन को बिना बताए उस जादुई घंटी को लेकर गायों के साथ जंगल में चला जाता है। और इधर रामू की बहन और रामू की माँ उस घंटी को ढूंढ के बहुत परेशान हो जाती है। जब नहीं मिलता है तो रामू की बहन रोने लगती है। तभी शाम को रामू गायों को चारा खिलाकर वापस घर आता है और खाना खाने बैठ जाता है। तभी उसकी माँ और बहन उसे देखती है तो रामू बोलता है, माँ मैं कल शाम को आया तो मैं देखा मेरे खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए मैं आज ये घंटी को बिना बताए लेकर चला गया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, परंतु कल आप भी हमारे साथ गलत किए। कल मैं भूखे पेट सोया था। रामू की माँ रामू की बात सुन के बहुत दुखी होती है और तीनों साथ में खाना खा लेते हैं। तो बच्चों, इस कहानी का मोरल ये है कि हमें कुछ भी अकेले नहीं खाना चाहिए, सबसे मिल बांट कर खाना चाहिए। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। एक छोटे से गांव में साक्षी नाम की एक लड़की थी। साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को किसी भी तकलीफ में देखती तो उसके मदद के लिए तैयार रहती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियाँ थी। साक्षी उन टोकरियों को सजाकर घर में रखती थी। साक्षी अपने घर में कुछ जानवर भी पाल रखी थी, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और तोता। वो उन सभी जानवरों को अपने टोकरियों में रखती थी और उनके साथ खेलती थी। साक्षी के घर को सभी छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल ही छोटा था। साक्षी जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। साक्षी उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं देती है। साक्षी उस बच्चे को लेकर घर आ जाती है, लेकिन उसे रखने के लिए उसके पास कोई टोकरियाँ नहीं होती है। साक्षी टोकरी लेने के लिए बाजार जाती है, परंतु बाजार में भी उसे कोई टोकरी पसंद नहीं आती है। वो उदास होकर वापस अपने घर की ओर आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक खूबसूरत टोकरी दिखाई देती। कितना सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, क्या मैं ये टोकरी ले जाऊँ? हाँ बिटिया, वैसे भी ये यहाँ पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया। साक्षी खुश होकर वो टोकरी घर ले जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रखती है। जैसे ही वो बच्चे को उस टोकरी में डालती है,
वो इंसान की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर वैसा हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डाल कर देखती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वो भी इंसान की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि यह एक जादुई टोकरी है और उस टोकरी को वो संभाल कर रख देती है और उस कुत्ते के बच्चे के लिए दूसरा टोकरी तैयार करती है। अब साक्षी को जब भी किसी जानवर से बात करने की इच्छा होती, वो उस टोकरी में उसे डालती और उसकी मन की बात को जान लेती और सुन लेती। एक दिन साक्षी वैसे ही अपने जानवरों से बात कर रही थी। उसे बात करते हुए उसका पड़ोसी चुपके से देख लेता है। वो सोचता है, साक्षी के पास जो जानवर है वो बोल सकते हैं, क्यों ना मैं इन जानवरों को चुरा लूं, चिड़ियाघर में बेच दूं। मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि बोलने वाले जानवर तो किसी ने देखा ही नहीं होगा। अब पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने का प्लान बना लेता है और गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है और वह बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवरों आवाज लगाने लगते हैं। साक्षी भागकर वहां आती है। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम सब इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नजर दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और वो सोचती है, ये कहाँ से आई। वह उस बिल्ली को टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है, वो कौन है। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों को चुराने के लिए आया था, लेकिन पता ही नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज आती है, यह सब मैंने किया है। साक्षी उस टोकरी में से बिल्ली को निकालकर उस टोकरी को अंदर ले जाती है और कहती है, उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दो। टोकरी साक्षी का बात मान जाती है और बिल्ली को वापस इंसान बना देती है। पड़ोसी साक्षी से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं वापिस ऐसा कभी नहीं सोचूंगा और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और उस टोकरी को वापिस संभाल कर रख देती है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।